अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, ईद मुबारक। और आप सबको हमारी तरफ से एक और ईद का दिन मुबारक हो। और आज हमारे साथ बड़ी स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। पाकिस्तान के लिए इनकी बड़ी खिदमत हैं। अप्रैल 3, 2003 में जिम्बाब्वे के खिलाफ शारजा में इन्होंने अपने क्रिकेटिंग कैरियर का आगाज़ किया। 237 मैचेस में 427 शिकार किए। 2009 के वर्ल्ड कप विनर भी रहे। बड़े लीथल बॉलर थे, एक्यूरेट बॉलर थे और यॉर्कर स्पेशलिस्ट भी थे। और बाद में इनको एक नाम भी दिया गया, वो भी आपको बताएंगे। और इनके बारे में सबसे स्पेशल बात यह है कि इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बोलती थी। और बड़े ही धीमे अंदाज में इनका कैरियर जो है वो रहा। और उसी धीमे अंदाज में इनके कैरियर का इख्तिताम हुआ। लेकिन इनके कैरियर में इनकी परफॉर्मेंस जो है वो बोलती थी। इनको गुलडोजर भी कहा जाता था। आज हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली द सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान, उमर गुल साहब। उमर भाई, वेलकम करते हैं आपको। थैंक यू सो मच। अच्छा उमर भाई, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। कैसी गुजर रही आपकी ईद? आपको भी ईद मुबारक, पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। और हमेशा से इंजॉय करते थे। काफ़ी सालों हमने मिस किया इस चीज़ को। टीम के साथ बिज़ी होते थे तो बाहर ही जाके अपनी टीम के साथ सेलिब्रेट करते थे। लेकिन अभी पिछले 4-5 सालों से ये कि घर पे ईद गुजारते हैं। तो ज़ाहिरी बात है, एक हमारे एक मज़हबी त्यौहार है और इसी दिन के लिए पूरे साल हम ये 2 ईदों के लिए वेट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा गुजर है और एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा उमर भाई, ईद इस दफ़ा किस जानवर के साथ कर रहे हैं और कौन सा जानवर आपको ज़्यादा पसंद है? वैसे तो आप पठान हैं तो शायद दुम्बे शुम्बे भी आप जो है वो ज़्यादा पसंद करते होंगे, या बैल वगैरह? नहीं, मोस्टली तो हम सही कह रहे हैं कि हमारे पठान केपी साइड पे हम मोस्टली दुम्बे वगैरह करते हैं। और फिर हमारे जिस ट्राइब से मैं बिलोंग करता हूँ, अफरीदी, तो हम मोस्टली दुम्बे ही करते हैं। गाय बैल वगैरह करते हैं। साथ में छोटे जानवर जिस तरह लाइक अम्मी को थोड़ा सी प्रॉब्लम है तो वो दुम्बा नहीं खाते, तो उसके लिए बकरा वगैरह, तो बकरा हो जाता है और बैल शेल काट देते हैं। अच्छा। उमर भाई, ईद ज़्यादा इस्लामाबाद में करते हैं, पेशावर में करते हैं, कहाँ पे करते हैं, या फिर गाँव भी है कोई? नहीं, मैं पेशावर में फैमिली के साथ अपनी अम्मी अबू के साथ ईद गुजारता हूँ। और जब टूर पे होते तो ये सारा इन्वायरमेंट तो आपने मिस किया होगा? हाँ, ज़ाहिरी बात है। जिस तरह मैंने अर्ली कहा कि टूर पे जब होते थे तो अपने कुलीग्स वगैरह ट्राई करते थे कि करीब जहाँ पे भी अपनी मुस्लिम कम्युनिटी जिस भी कंट्री में होते थे जाते थे, मस्जिद में नमाज, ईद की नमाज़ पढ़ते थे। फिर उसी लाइक ईद के अगर छोटी ईद है तो उसके हिसाब से हम अपने जो भी मिठाई वगैरह अरेंज करते थे, साथ में नमाज के बाद बैठते थे। बकरा ईद पे तो खैर वो गोश्त वगैरह का सिस्टम नहीं था, लेकिन ये है कि एटलीस्ट हम एक टीम डिनर का अरेंजमेंट कर लेते थे। और यहाँ पे क्या मसरूफियात होती है ईद वाले दिन? पहले नमाज पढ़ के उसके बाद आते हैं। और हमारे हर ईद पे ये होते 3-4 जानवर होते हैं। तो मज़े की बात ये है कि हम किसी कसाई को नहीं बुलाते, खुद ही ज़िबा करते, खुद ही काटते और ख़ुद ही सफाई करते हैं। खुद ज़बह भी कर लेते हैं? यस। और खुद काटते भी हैं और फिर खुद बनाते भी हैं? बनाते भी खुद ही है, क्योंकि आपको पता है कि हमें ये इस चीज़ का आइडिया है। बड़े जानवर तो हमेशा अब्बू काटते थे, लेकिन अब्बू थोड़ा सा अब एजड हो गए तो ये कि बड़े भाई काटते। अच्छा। या और आप साथ हेल्प आउट कर रहे होते हैं आप भी, अगर आपको इंडिपेंडेंटली नहीं, बिल्कुल नहीं, हेल्प करते हैं सारा कुछ। वो स्किन वगैरह फिर हम ही उतार देते हैं उसकी, जो भी वो बोटियाँ बनाना सारा कुछ करते हैं। और जो छोटे जानवर थे बकरा वगैरह तो वो मैं ज़िबा कर देता हूँ। स्टार बनने के बाद भी बकरा ज़बह कर लेते हैं? ओ, ये इस त्यौहार के लिए वेट करते हैं। आपके हवाले से ये जो परसेप्शन है वो बिल्कुल ठीक है कि आप ना टीम में थे उस वक्त भी, स्टारी आप में नहीं थी और अब भी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, हमेशा से ये कोशिश की है कि लाइक अब तो हम रिटायर हो गए। जब मैं क्रिकेट भी खेल रहा था ड्यूरिंग माय कैरियर, हमेशा से ये कोशिश होती कि क्रिकेट तो खेलूँ, लेकिन एंड ऑफ द डे जब अगर मैं रिटायर भी हो जाऊँ तो लोग मुझे लाइक अच्छे अल्फाज में याद करें। और लाइक एक अच्छे क्रिकेटर के साथ एक अच्छा इंसान भी बन सकूं। और कभी मैंने लाइक जब मैं क्रिकेट खेलता था तो किसी पे डिपेंडेंट होने की कोशिश मैंने नहीं की। हमेशा से मेरे माइंड में ये था कि ऑब्वियसली एक टाइम आता है जब आप रिटायर होते हो, तो मुझे ज़्यादा ये प्रोटोकॉल वगैरह किसका ज़्यादा शौक़ नहीं है। अदरवाइज़ मैं जिधर भी जाता हूँ, जितना रिस्पेक्ट हमें मिलता है एयरपोर्ट्स पे या इवन बाहर भी कई मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो बहुत रिस्पेक्ट होती है। लेकिन हमेशा से कोशिश की कि किसी पे डिपेंडेंट ना हो और जो भी काम होता है खुद करने की कोशिश करता हूँ। आपको तो प्रोटोकॉल बनता ही बनता है, क्योंकि आपने पाकिस्तान के लिए, वो आगे जाके मैं बात करूँगा, जितनी सर्विसेज दी, 237 गेम्स खेली। और मुझे ये भी याद है कि हर क्रूशल वक्त में
हमें एक ही बॉलर याद आता था, उमर गुल, और ये तकरीबन 2013-14 जी। तक रहा। अच्छा उमर भाई, बायर टीम के साथ कितनी ईदें आपने तकरीबन बायर गुजारी, कुछ याद हैं? इस तरह तो याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से 2007 से लेके 14-15 तक, लाइक ये 7-8 साल जो है ना रेगुलर टीम के साथ रहे, और मोस्टली 8-9 साल हम बाहरी बहुत कम, मेरे ख्याल से 8-9 सालों में हमने तकरीबन 1-2 ईदें घर पे गुजारी, बाकी सारे मोस्टली बाहरी थे। और कोई सबसे अच्छा वाकया या कुछ ऐसी जगह पे ईद गुजारी हो जहाँ पे फील ही ना आई हो कि यहाँ पे तो पाकिस्तानी कम्युनिटी भी नहीं है, शायद बारबाडोस में, या कुछ इस तरह की कोई ईद गुजरी? नहीं, हर जगह पे आप तो माशाल्लाह हर जगह पे हमारे मुस्लिम कम्युनिटी, हर जगह पे पाकिस्तानी कम्युनिटी होती है। पूरे जहाँ पे भी क्रिकेट नेशन कंट्रीज़ है, वहाँ पे जिधर भी हम जाते हैं तो वहाँ पे हमारे काफ़ी पाकिस्तानी होते हैं, और हमारी कम्युनिटी होती है। अगर नहीं भी होती तो फिर हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो वहाँ पे जो एम्बेसडर वगैरह होते हैं पाकिस्तान के, तो वहाँ पे जाते वो लंच या डिनर अरेंज कर देते, तो वहाँ पे इस तरह की ईद के जो त्यौहार है हमने काफ़ी गुजारे। तो इस सच कोई मसला नहीं हुआ। लीग्स भी आपने दुनिया भर में खेली है, लीग्स के दौरान कोई ईद बाहर गुजारी, या लीग्स में आप प्रेफर करते थे कि ईद के बाद ही जाऊँ? लीग्स का मुझे याद नहीं है, क्योंकि बहुत कम मैंने लीग्स खेली बाहर। ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलिया खेला हूँ, IPL खेला हूँ, श्रीलंकन खेला हूँ, काउंटी एक दफ़ा खेला हूँ, क्योंकि बीच में मैं इतना बिजी था, तीनों फॉर्मेट खेलता था, मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। प्लस मुझे PCB से NOC अलाउ नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिरी बात है स्ट्राइक बॉलर था, मेन बॉलर था मैं, तो मुझे बहुत कम अलाउ करते थे काउंटीज़ या ये डिफरेंट लीग्स खेलने के लिए। आजकल तो अलाउ कर देते हैं। मेरे ख्याल से आजकल पैसा तो भी ज़्यादा हो फ्रेंचाइज क्रिकेट ही इतनी ज़्यादा हो गई, पैसा बहुत ज़्यादा हो गया, और अगर आप फ्री हो तो मेरे ख्याल से जाने भी चाहिए। प्लेयर्स का बहुत स्पोर्ट्समैन की बहुत शॉर्ट लाइफ है। अगर आप देखें ना, यू नेवर नो, कभी भी किसी के प्लेयर्स के साथ भी इंजरी हो सकती है, तो जिसकी वजह से आपके पूरे करियर पे करियर आपका डिपेंडेंट होता है उस पर। तो मेरे ख्याल से जहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है तो उसको जाना चाहिए। प्लस एक तो ये कि आप फाइनेंशियली आपको सपोर्ट मिलती है, प्लस ये कि आपको बहुत कुछ सीखने से को भी मिलता है। अगर आप डिफरेंट फ्रेंचाइज खेलते हो, डिफरेंट लीग्स में आप खेलते हो, तो डिफरेंट प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो, स्पेशली जो यंग लड़के हैं, तो उनको जाना चाहिए, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है। ठीक। अच्छा उमर भाई, आप अपने कैरियर की बात की तो आपके कैरियर की स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान में जो भी बच्चा पैदा होता है उसका यही ख्वाहिश होती है कि वो उमर गुल हो या शाहिद अफरीदी हो। जिस ज़माने में आप या हम थे तो उस ज़माने में यही ख्वाहिश होती थी कि जावेद मियादाद की तरह कोई हो, या फिर सरफराज नवाज या इमरान खान। सो आप अपनी कैरियर का आगाज़ किस तरह हुआ, क्या क्या स्ट्रगल करनी पड़ी? इट्स नॉट ईजी वे कि आप एकदम ब्रेक करें पाकिस्तान टीम में। ऑब्वियसली जब तक आपकी लाइफ में आपके माइंड में कोई गोल नहीं होता, कोई अचीवमेंट के लिए आप नहीं सोचते, या कोई आपका रोल मॉडल नहीं होता, तो आप कभी भी आपने वो गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। तो बचपन से ही शौक था, टेप बॉल खेलते थे, और आई थिंक ये शौक बढ़ गया 92 वर्ल्ड कप जीतने के बाद, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मुझे पता चला है कि वाइड बॉल क्या होता है, नो बॉल क्या होता है, जब मैंने 92 वर्ल्ड कप देखे। तो इसके बाद शौक और भी बढ़ गया। तो आप छोटे से थे? मैं ख़ास से हाँ इतनी था, मैं चौथी के 5वीं क्लास में था। तो उसके बाद शौक और बढ़ गया, टेप बॉल से खेलते थे, वसीम भाई को, वकार भाई को देखते थे, ख्वाहिश थी कि मैं भी पाकिस्तान के लिए खेलूँ और पाकिस्तान के लिए सर्विसेज दूँ। तो वो एक शौक़ था, एक माइंड में एक गोल रखा हुआ था कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए खेलना है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे इतना यकीन नहीं था कि इतना जल्दी मैं खेल सकूँ और इतनी जल्दी मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली इसके पीछे काफ़ी हार्ड वर्क है, काफ़ी मेहनत है, रिस्क भी है। क्योंकि मुझे याद है जब मैंने कॉलेज जब मैंने किया, FSC मैंने किया, तो उसके बाद पहले साल में पेशावर रीजन से पहली दफ़ा मैं 2001 में मैंने क्लब क्रिकेट स्टार्ट किया, और 2000 मेरे FSC मैंने किया। तो पहले साल तो मैंने परफॉर्म नहीं किया, तो आई वाज थिंकिंग यार ये परफॉर्म नहीं किया मैंने, क्या बनेगा आगे। कॉलेज भी छोड़ दिए, क्रिकेट में भी कोई मज़ा नहीं रहा। लेकिन फिर भी मेरे 1-2 साल थे अंडर 19 में, फिर मैंने सोचा नहीं कि इंशाल्लाह इस साल मैंने मेहनत करना है और अगले साल हो सकता है कोई चांस बन जाए। तो वही हुआ, उसी साल मैंने टॉप किया, जो नेशनल कंपटीशन हमारा होता है अंडर 19 का, हाईएस्ट विकेट टेकर बना। फिर उसके बाद सिलसिला बना,
और उसके बाद आप उमर गुल बन गए। जी। अच्छा उमर भाई, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं, स्पेशली बॉलर्स की बात कीजिए तो टेप बॉल से आते हैं। आपने भी टेप बॉल का जिक्र किया। टेप बॉल क्या सिर्फ पेशावर की गलियों में खेली या फिर प्रोफेशनली भी, जिस तरह आज खेल रहे हैं बहुत सारे टेप बॉल प्लेयर्स, आपने भी प्रोफेशनली दूर दराज गए हों, जाके टीम के साथ आपने मैच विन किए हों, या फिर सिर्फ पेशावर तक ही महदूद रही आपकी टेप बॉल की क्रिकेट? नहीं, पहली बात तो ये कि टू बी ऑनेस्ट घर से बहुत सख्ती थी। अच्छा। क्रिकेट के लिए छोड़ते ही नहीं थे। हाँ। अब्बू से तो इतना डर नहीं था क्योंकि वो काफ़ी फ्रेंडली थे, और जो बड़ा भाई थे हमेशा से उनसे डर होता था। लाइक क्रिकेट पे भी वो डांटते भी थे। मोस्टली वो कहते थे कि आप पढ़ाई करो, या जो कुरान की तिलावत वगैरह है, कुरान पाक पढ़ो। तो चोरी छुप के जाते थे, और पेशावर के सराउंडिंग में जितने भी इलाके, करीब करीब जितने भी इलाके, सब में खेले हुए थे। वहाँ पे भी एक नाम बना हुआ था कि हाँ यार टेप बॉल में ये एक लड़का है। अच्छा, आपका भी उमर गुली नाम था या कोई अजीब नाम उन्होंने रखा होता है ना? नहीं, ऐसे एक टेप बॉल का एक अलग नाम होता है ना? नहीं, मैं बेसिकली हम क्योंकि घर से हमें एक खौफ था, डर था कि अगर बाहर निकलेंगे तो हमें लाइक बड़े भाई से मार पड़ेगी। तो वो पेशावर से बाहर मैं बहुत कम खेला हूँ। अच्छा। पेशावर के सराउंडिंग में जितने भी इलाके दूर दूर तक वहाँ पे गए, लेकिन ये नहीं कि प्रोफेशनली मैं कहीं गया हूँ, मुझे किसी ने पैसे दिए हों और हम गए। अपने इलाके के एक टीम था, उसमें खेलते थे, और जब भी मौका मिलता था तो कभी भी प्रैक्टिस मिस नहीं करते थे। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं ऐसे हैं कि जो टेप बॉल से हार्ड बॉल में बहुत वक्त लगा देते हैं शिफ्ट होने में। तो आपको किसने गाइड किया कि नाउ ये वक्त है कि आपको टेप बॉल को छोड़ के लेदर बॉल की तरफ आना चाहिए? फिर आप जो एकेडमी का जिक्र कर रहे थे, 2001 में आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट का आगाज़ किया, तो वो कोई मशवरा देने वाला था या खुद ही शौक आया? आपने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट रेस किया। आपके हमेशा आपके करियर में ना किसी का लाइक बिहाइंड कोई बंदा होता है जो आपको लीड करे, जो आपको अच्छी बात बताए। तो बिल्कुल ऐसी मैंने इन बिटवीन मैंने 2 साल ज़ाये भी किए। जब मैं मैट्रिक में था तो हमारे एक लाइक हमारे इलाके में रहते थे बख्तियार भाई। अच्छा। खुद भी क्रिकेट खेलते थे, एलाइड बैंक से जॉब भी करते थे, खेलते भी थे। पेशावर में क्लब क्रिकेट भी काफ़ी रेगुलर खेलते थे। उन्होंने मुझे 2000 ये बात है 98 की, मुझे देखा ऐसी टेप बॉल खेलते हुए, उनका अगेंस्ट में खेलो। तो उन्होंने फिर मुझे बुलाया कि आओ यार तुम हमारे साथ क्लब क्रिकेट शुरू करो, तो अच्छा है, तुम अपना टाइम वेस्ट ना करो। खैर एनीवे मैं उस टाइम पे मैं एक ट्रायल देने भी चला गया। अंडर 17 के ट्रायल हो रहे थे, मैं उसमें सेलेक्ट हुआ और मुझे बताया गया कि आपने कल से रेगुलर आना है यहाँ पे कैंप। ट्रायल के लिए मैं चला गया, सेलेक्ट भी हो गया, तो उसके बाद फिर मैं नहीं गया। बीच में 2 साल गुजर गए। जब मैंने FSC की एंटर 2000, वही बख्तियार भाई ने अगेन मुझे कहा कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, या तो तुम बिल्कुल सीरियस हो जाओ, अगर क्रिकेट खेलनी है तो फिर आ जाओ क्लब क्रिकेट स्टार्ट करो। तो उनकी वजह से, उनके मशवरों की वजह से 2001 में मैंने क्लब क्रिकेट स्टार्ट किया, और विद इन लाइक 3-4 मंथ्स अब मैं पेशावर रीजन से खेला हूँ। और फिर पहले साल तो जिस तरह मैंने अर्ली का परफॉर्म नहीं किया, अगले साल मैंने परफॉर्म किया हाईएस्ट विकेट टेकर, लेकिन वो भी इस तरह में बना। अगर आपको याद हो 2001-2 में रीजनल एकेडमी स्टार्ट हुई, जनरल तोक़ी ज़िया साहब ने एकेडमी स्टार्ट किए थे, उस वक्त के चेयरमैन। तो उसमें मेरा नाम नहीं था। जून जुलाई में वो स्टार्ट हुई, 3-4 महीने के लिए था। तो मैंने लोकल जो हमारा एक कोच था फ़खर ज़मान भाई, और फ़ारूक ज़मान, सॉरी, तो उनको मैंने बताया कि फ़ारूक भाई मैं इस तरह करूँगा कि मैं एज़ आउटसाइडर आपके साथ आऊँगा। अच्छा। ट्रेनिंग करूँगा, बेशक आप मुझे कोई पैसे वगैरह मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं ट्रेनिंग करना चाहूँ। जो भी 30-35 लड़के थे तो उनके साथ मैं एक्स्ट्रा था। मुझे किसी से एक शॉट ले किसी से शर्ट लेके ना, ताकि हम एक जैसे लगे। तो सुबह हम 5 बजे आते थे, 9 बजे तक फ़िज़िकल ट्रेनिंग, फिर जून जुलाई के महीने में, फिर शाम में 5 से लेके मगरिब तक वो प्रैक्टिस। एंड ऑफ द डे ये हुआ 3 महीने के बाद उस एकेडमी से एक मैं था आउटसाइडर, और 3 और लड़के थे जो पिक हुए फास्ट बॉलिंग कोच के लिए। वो कराची में हमारा कैंप लगा डेरल फॉस्टर के साथ, और वहाँ से मेरा एक नाम बना, क्योंकि मैंने कोई पैसे PCB से नहीं, मैं लाइक खुद उनके साथ आता था कि मैं अपनी ट्रेनिंग करूँ, और अल्लाह ने उस मेहनत का सिला मुझे दिया, हार्ड वर्क किया। और भाई आपकी मुझे और इस तरह के लग रहे हैं कि लेट्स सपोज अगर 2001 में आप परफॉर्म कर जाते तो 2001 में अगर आप सुपरस्टार परफॉर्मर भी होते आपकी जगह ना बनती जी, टू बी ऑनेस्ट स्पीकिंग। यस, आपका बड़ा शॉर्ट सा एक फर्स्ट क्लास का टाइम भी रहा, लिस्ट ए का टाइम भी रहा, और आप उस टाइम में टीम में आए। 2003 की बात है कि जब वसीम वकार जा रहे थे, बिल्कुल, और अगर आप एक में परफॉर्म कर जाते तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता, फिर वापस नया सर्कल स्टार्ट होता। तो ये कॉल कब आई और कितना लकी फील करते हैं आपके इतने कम गेम खेल के भी
आप एकदम पाकिस्तान टीम में आए? अब देखिए प्लेयर्स के लिए जो ना उसका नाम निचले लेवल से स्टार्ट होता है। जब आप Exactly. अंडर 19 वगैरह खेलते हो या फर्स्ट क्लास खेलते हो तो वहाँ से आपका नाम बनना शुरू हो जाता है। अंडर 19 में जिस तरह मैंने कहा परफॉर्म किया, हमारी एकेडमी लगी, एकेडमी में डेरेक फोस्टर है ऑस्ट्रेलियन कोच, उसने देखा, उसने काफ़ी तारीफ़ की। फिर हमारा कैंप लगा हुआ था अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए, तो उसमें क्लाइव लाइड आ गया, उसने कहा कि यार ये बच्चा तो रेडी है, इसको आप पाकिस्तान टीम खिलाओ। और 2001-2 की बात है। और जिस तरह आपने कहा कि वकार, यूनस, वसीम अकरम ये सारे खेल लेते 2003 तक, तो ऑनेस्टली उस टाइम पे तो जगह बनना कभी सोचा भी नहीं था। Exactly. हमसे ज़्यादा अच्छे बॉलर्स थे। पेशावर के अगर मैं बात करूँ, फजल अकबर एक अच्छा बॉलर था, बाकी पूरे पाकिस्तान से बड़े अच्छे बॉलर्स थे। लेकिन ये था कि एक नाम बन गया था, एक रेपो बन गया था। और जब 2003 वर्ल्ड कप हुआ और जो ये प्लेयर्स रिटायर हुए, तो उसके बाद अल्लाह ताला ने एक सिलसिला बनाया, एक मैप बना दिया कि इसके थ्रू मैं आया हूँ। पीछे परफॉर्मेंसेस भी थी और आई थिंक मैं काफ़ी लकी था, इतने फर्स्ट क्लास मैचेस भी मेरे नहीं थे, 8-9 थे, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। तो वो एक सिलसिला बना और परफॉर्म किया और फिर टीम के साथ उमर गुल चलते रहे और उमर गुल के साथ हमारी डिस्कशन का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हो जाता है शॉर्ट से ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक। शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। उमर गुल से हम पूछ रहे थे इनके कैरियर के हवाले से। उमर भाई, उस टाइम सोशल मीडिया नहीं होता था, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और आप वसीम और वकार को रिप्लेस कर रहे थे। तो मुझे खुद भी याद है, मैं भी बड़ा ही उस वक्त यंग था और पहले ना कॉम एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी कि यार वसीम वकार को उमर गुल कहाँ से रिप्लेस करेंगे। तो हाउ डिफ़िकल्ट दैट इज़ फॉर ए यंग प्लेयर, स्पेशली जो वसीम वकार को रिप्लेस करे और बाद में वो आपकी तरह का 2007 का, 2009 का और 2011 में टॉप विकेट टेकर रहे आप। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इतने अगर उनकी हार्ड वर्क परफॉर्मेंसेस लाइक 15-20 साल से वो लोग खेल रहे थे पाकिस्तान के लिए और सर्विसेज थी, और एक नाम के अलावा भी वो जिस तरह की परफॉर्मेंसेस थी, तो उनको रिप्लेस करना बड़ी बात है, हमने कभी सोचा भी नहीं था। और आई स्टिल रिमेंबर हमारा कैंप लगा हुआ था कराची में अंडर 19 का, तो उसी टाइम पे पाकिस्तान का कैंप भी लगा हुआ था और हमें 2-3 लड़कों को बुलाया कि आप आए, पाकिस्तानी प्लेयर्स को, आप जो नेशनल प्लेयर्स थे उनको ज़रा बॉलिंग करें। तो नेट में जमाए, तो ऑनेस्टली जिस तरह आपने बात की रिप्लेस करने तो दूर की बात है, हम उनकी तरफ देखते रहे कि हाँ यार ये तो वकार, यूनस है, वसीम अकरम, इंजमाम को हम बॉल कर रहे थे, सईद भाई को बॉल कर रहे थे। तो पहले तो हमें यकीन नहीं हो रहा था कि हम पाकिस्तान टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जाहिर बात है कि आपको प्रैक्टिस पे इतनी खुशी होती है, फिर उनको रिप्लेस करना हमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन ये कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने उस चीज़ को जब मैंने रिप्लेस किया, पहले 2-3 साल तो जाहिर बात है हर प्लेयर को टाइम लगता है कि आप इतने बड़े प्लेयर्स को रिप्लेस करते हो और फिर अपना नाम बनाना, और फिर एक लाइक ऐसा एक ग्रुप हो आपके, लाइक शुएब अख्तर, शबीर अहमद, मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद समी, उनके बीच में जब आप खेलते हो तो आपको बहुत कम चांसेस मिलते हैं कि आप रेगुलर खेलो। लेकिन यह है कि हमने उनसे काफ़ी चीज़ें सीखे कि प्रेशर टाइम पे किस तरह बॉल करना है, और उनके साथ ग्रूम भी होकर फिर अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्राइक बॉलर बन गया। बहुत दफ़ा देखा है कि आपको अल्लाह ताला ने इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ दी कि आप खुद ब खुद हमारे फ्रंट लाइन बॉलर बन गए। 2003 के बाद जब वसीम वकार गए, उस वक्त देख लें, आप 2007 में देख लें, फिर 2009 में देख लें। हालांकि इस तमाम तर एरा में शुएब अख्तर भी मौजूद थे, समी भी मौजूद थे। फिर 2010 में जब आसिफ आमिर वाला मामला हुआ तो ओडीआई में हमें उमर गुल ही नज़र आ रहा था, और उसके बाद मोहम्मद इरफान, ये सारे। तो ये अपने आप को कहीं ना कहीं लकी तो फील करते होंगे कि खुद से ही जो है एक जिम्मेदारी आ जाती थी कि यस यू आर द टॉप लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट फॉर योर टीम। देखिए इसमें एक चीज़ ये है कि आप ये सारे आपके मेंटल उस पे अप्रोच पे है कि आप चैलेंजेस को कितना एक्सेप्ट करते हो, आप क्रिटिसिज्म को किस तरह लेते हो। हमेशा से मैंने चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और लाइक किया कि मैं चैलेंज को लेता था, एक्सेप्ट करता था। तो वही एक चीज़ थी कि जो मेरे एक माइंड में एक गोल था कि नहीं इंशाल्लाह, मैंने जिस तरह वसीम भाई, वकार भाई लाइक स्ट्राइक बॉलर थे, पाकिस्तान के मेन बॉलर थे, तो मेरे भी ख्वाहिश थे कि मैं भी स्ट्राइक बॉलर बनूं, मैन बॉलर बनूं। और कभी भी लाइक थ्रू आउट माई करियर अगर क्रिकेट की बात करें या और टाइम ये जो मेरी लाइफ की बात करें, तो हमेशा से कोशिश की कि मैं लाइक परफेक्शन की बड़ा शौकीन हूँ कि हर चीज़ परफेक्ट हो, और कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में जाने की कोशिश नहीं की। हमेशा से मैंने कोशिश की कि मेरा ग्राफ ऊपर ही जाए,
लाइक एवरेज बंदे या एवरेज प्लेयर्स बनने की कोशिश मैंने की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोशिश की है। तो जब आपके गोल और अचीवमेंट इस तरह हो कि आपका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट नहीं होना चाहिए ऊपर की तरफ, तो आप हर चीज़ को आप उसको जो भी चैलेंजेस आते हैं आप उसको एक्सेप्ट करते हो और फिर आपका ग्राफ ऑटोमेटिकली ऊपर ही जाता है। बॉलिंग में भी हमने बहुत देखा है कि आपने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी की। अब पूरी दुनिया जो है वो स्ट्रगल कर रही थी T20 फॉर्मेट में, और आप उस वक्त, मुझे आज भी याद है, कमेंटेटर कहते थे ही इज़ अ T20 स्पेशलिस्ट। ऐसे लग रहा था कि सारी ज़िंदगी आपने T20 क्रिकेट खेली है। मेरे ख्याल से एक तो जिस तरह हमने हाल ही कहा, टेनिस बॉल से काफ़ी हेल्प मिली, क्योंकि टेनिस बॉल में आपको पता ही है कि आप लूज बॉल कर ही नहीं सकते, बैट्समैन बस रेडी वो सिर्फ घुमाते ही है। तो उसमें यह था कि स्लोअर वन वेरिएशन बड़ा ज़बरदस्त, यॉर्कर बड़े पक्के थे हमारे स्टार्ट से, पक्का यॉर्कर मारता था। फिर जब 2007 के जब फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप हो रहे थे T20, तो उसके लिए हमने काफ़ी प्रैक्टिस की, क्योंकि हमें पता ही था कि लिमिटेड ओवर शॉर्ट वर्जन क्रिकेट है, इसमें बैट्समैन ने चलाने ही चलाने, तो क्यों ना कोई ऐसे एक बॉल बंदा अपने लिए बनाए कि जो आपका वेपन हो, जिससे आपको आपको सर्वाइविंग भी हो, आप विकेट भी ले सके, उससे आप रन भी बचा सके। तो मेरे ख्याल से यॉर्कर एक ऐसा वेपन था कि जो स्टिल अभी तक तीनों फॉर्मेट में अगर आप अच्छे यॉर्कर कर सकते हो तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट बॉल है। और भी आप भी थे, आपके ज़माने में लसित मलिंगा भी थे, बड़े अच्छे यॉर्कर करवाते थे। 2007 के वर्ल्ड कप की अगर बात की जाए, बड़े वर्ल्ड कप की 50 ओवर के, और वो भी एक ड्राउना ख्वाब ही था, क्योंकि 2003 वाला काम ही हुआ, नॉकआउट हो गए। फिर आपके जो कोच थे उनकी भी डेथ होगी, बॉब वोल्मर की। तो वो कोई कैसा वाकया था, क्योंकि इतने ज़्यादा अभी तक 3-4 साल हुए थे आपको टीम के साथ, तो क्या कुछ गुजर रही थी डग आउट में? ऑनेस्टली बड़ा मुश्किल टाइम था, क्योंकि वो 3-4 दिन जो ना बड़े मुश्किल थे। जब तक जितनी देर हम वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ में रहे, तो बड़े मुश्किल से वो टाइम हम पे गुजरा। एक तो ये कि बहुत दुख हुआ था, टू बी ऑनेस्ट। मेरे करियर में जितने भी कोचेस के साथ मैंने काम किया, उससे बेहतर कोच मैंने आज तक कोई भी नहीं देखा। चाहे मैंने डिफरेंट लीग्स में काम किया हो दूसरे कोचेस के साथ, लेकिन बॉब वोल्मर जैसा कोच मैंने आज तक नहीं देखा। एक तो बड़ा पैशनेट था क्रिकेट के साथ, उसको बड़ा शौक था, हमेशा वो क्रिकेट की बात करता था। जब भी आप उसके साथ टेबल पे भी बैठते थे, चाहे वो डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो, जो भी हो, हमेशा क्रिकेट के बारे में ही बात करते थे। और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए उन्होंने काफ़ी चीज़ें सोची हुई थी, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो ऊपर लेके जाने के लिए वो हमेशा बात करते थे, वो बड़े पैशनेट थे। आई थिंक वो जब हम मैच आ रहे थे आयरलैंड के अगेंस्ट, काफ़ी उनको दुख हुआ था। उस मैच की वजह से हम बाहर भी हो गए, और जब वो वापस हम होटल पहुंचे तो मुझे अभी भी याद है, हम लिफ्ट में ऊपर जा रहे थे, तो हम सेपरेट फ्लोर पे थे, उसका हमसे 1-2 फ्लोर ऊपर ही था। अच्छा। तो इवन ग्राउंड में उन्होंने कहा कि यार कोई बात नहीं है, चिन अप्स, इस पार्ट ऑफ गेम, हार जीत इस पार्ट ऑफ गेम, अब अगला मैच हमारा है, अच्छा मैच जीतो और अच्छे नोट पे फिनिश करो। और फिर जब होटल भी पहुंचे तो लास्ट उन्होंने मैं ऐसे सर मैंने नीचे ही था, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, गेम है, इट्स हैपन। तो सुबह उठे 10-11 बजे, पता चला कि वो अनकॉन्शियस पड़े हुए थे रूम में, बाद में पता चला कि उसकी डेथ हो गई है। तो बहुत दुख हुआ था। और वो जिस तरह के फिर पुलिस वेरिफिकेशन और डिफरेंट वो टेस्ट वगैरह, जो टेस्ट वगैरह होते थे, और कभी एक चीज़ बुलाते थे एक चीज़ के लिए, तो वो 3-4 दिन बड़े मुश्किल थे। जब तक हम फ्लाइट में नहीं बैठे, हमें यकीन ही नहीं हो रहा कि हम वापस चले जाएंगे कि नहीं। लाइक बहुत मुश्किल टाइम था वो। 2007 में आप टॉप विकेट टेकर थे, और मिसबाह हक का वो शॉट, अब फीलिंग्स की बात करते हैं आपकी। मिसबाह हक का वो शॉट लगा, और क्या फीलिंग्स थे उस वक्त, क्योंकि आपकी तरफ से तो बिल्कुल जो है ना बुलडोजर फिरता था, और हर मैच में आप अच्छी विकेटें लेते थे, फिर टॉप विकेट टेकर भी रहे। हाउ वाज फीलिंग फॉर दैट शॉट? उस टाइम पे जब वो शॉट खेले, लाइक एक टाइम के लिए तो सडनली हमने भी छलांग मारे, हम उठे, क्योंकि हमने कहा कि यार ये तो फाइनल के ऊपर चला गया। लेकिन वो बॉलर का इतना पेस नहीं था, बॉल का भी पेस इतना नहीं था, तो मेरे ख्याल से वो सेफ शॉट था। अगर थोड़ी सी भी बॉल में पेस होती ना तो मे बी कि वो उसको क्रॉस कर लेता, लेकिन वो पेस ना होने की वजह से वो ऊपर ही अपनी जगह पे बॉल खड़ी हो गई, वो कैच पकड़ा तो बम उधर ही बैठ गया। लाइक ये कि उसके बाद काफ़ी क्रिटिसाइज किया मिसबाह बेचारे को भी, लेकिन ये कि वो एक स्टेज पे ऐसे लग रहा था कि हम अर्ली हार जाएंगे, लेकिन जिस तरह वो सिंगल हैंडेडली टैलेंटर्स के साथ वो मैच लेके आए टिल द लास्ट सेकंड लास्ट बॉल तक, तो मेरे ख्याल से क्रेडिट जाता है। और फिर उसी गलतियों की वजह से हमने सीखा, और आगे जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप था हमारा,
तो Exactly. वो उसमें हमने 2009 में मिस्टेक भी बहुत आप कम टॉप की विकेट उसमें। टेकर रहे Yes. और 2009 में आपने फिर Yeah. कप भी उठाया, Yeah. तो उस टीम का भी आप हिस्सा थे, और टीम का हिस्सा वो भी टॉपर बच्चा जो होता है ना उसके लिए Yeah. ज़्यादा प्राउड होता है। आप टॉपर बिल्कुल। थे विकेट्स के हिसाब से, तो वो क्या फीलिंग्स थी? सबसे पहले तो खुशी बहुत ज़्यादा हुई थी, क्योंकि पिछला जो वर्ल्ड कप था हम एक हरीफ से, इंडिया जैसे हरीफ से हमारे 92 में हम वर्ल्ड कप जीते थे। उसके बाद कोई मेजर इवेंट हम जीते ही Exactly. नहीं, ना चैम्पियन ट्रॉफी ना कोई दूसरा आईसीसी का कोई बड़ा इवेंट। तो एक ख्वाब था और एक लाइक एक गोल था माइंड में कि यार नहीं, इंशाल्लाह इस दफ़ा ये जो वर्ल्ड कप है हमने इसको जीतना है। और उस टाइम पे 2009-10 में जिस तरह के हालात थे, मुल्क के हालात, जिस Exactly. तरह की दहशतगर्दी होती थी, लोग परेशान थे, तो वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले ही हमने सोचा था कि नहीं यार, हमने अपने लोगों को एक खुशी देनी है, और वो सिर्फ इस वजह से हो सकती है कि हम ये वर्ल्ड कप जीत जाए। मेरे ख्याल से बड़ा ज़बरदस्त लड़के जेल होके खेल रहे थे, और जो सबसे अच्छी बात थी कि सारे लड़के परफॉर्म कर रहे थे। कोई ये नहीं था कि लाइक मेरी वजह से जीते या शायद अफरीदी की वजह से या यूनुस खान की वजह से। Everyone was हर performing. बंदे ने चिप इन किया, हर बंदे ने अपने पोजीशन पे लाइक उसके साथ जो उसका जो पोजीशन था वो बॉलर या इवन अफरीदी जैसा हाँ, बंदा भी पेशेंस तो के साथ खेलता है। बड़े पैशन के साथ खेले। टॉप ऑर्डर क्लिक कर रहे थे, अगर वो क्लिक नहीं कर रहे मिडिल ऑर्डर, Exactly. फिर बॉलिंग में तो हम वैसे ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। बिल्कुल। तो ओवरऑल एक टीम एफर्ट थी और अल्लाह ने इज्जत दी हो। उमर भाई, आपके जितने भी कैरियर पे अगर नज़र डाली जाए, क्योंकि बीइंग ए फैन ऑफ द गेम हम शुरू से आपको फॉलो कर रहे हैं, आपका कैरियर बड़ा बेदाग रहा, जी। और लेकिन आपके कैरियर के दौरान इवेंट्स बड़े हुए। 2010 में जब आप इंग्लैंड में मौजूद थे, एक और इवेंट हो गया। उस इवेंट में आपने क्या सोचा? मैं स्पॉट फिक्सिंग की बात कर रहा हूँ। वो एक ऐसा इवेंट था कि जो मेरे सामने कम से कम हो तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकलने वाला मुहावरा याद आ जाता है। तो उस वक्त का क्या माहौल था डग आउट का? आई थिंक 2007 में जो इंसिडेंट हुआ था बॉब वर्मा की, उसकी जो डेथ Exactly. हुई, जिस तरह मैंने कहा कि 3-4 दिन बड़े मुश्किल से गुजरे। सेम उसी तरह खैर वो तो वो दुख की घड़ी थी या परेशानी थी, लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ 2010 का, टू बी ऑनेस्ट पहले तो ये कि हमें बहुत ज़्यादा शर्म फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हमें शर्म आ रही थी। हम बाहर क्राउड में निकल नहीं सकते थे। इवन जब ये इंसिडेंट हुआ है तो मैं तो होटल से 3-4 दिन मैं तो होटल से निकला नहीं हूँ, क्योंकि मोस्टली वहाँ पे हमारे अपने जो एशियन रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ पे जाना, तो फिर आपको पता है कि लोगों की आवाज़ें लगने, जिस तरह की जो इंसिडेंट हैपन हुआ था। तो 3-4 दिन तो मैं होटल में था, होटल से ही सारा रूम सर्विस वगैरह ऑर्डर करता था। फिर उसके बाद जब टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हुई, जब हमने ODI शुरू की, तो हम जिधर भी जाते थे यकीन करें हमें ऐसी आवाज़ें हमने सुनी और ऐसी गालियाँ सुनी कि जो हमने कभी सुनी नहीं थी। Exactly. लेकिन उस चीज़ को हमने बस इसी तरह टैकल किया कि नहीं, इंशाल्लाह हमने जो ना ये जो लोगों की जो फीलिंग है अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, इनको फिर अपनी तरफ लेके आने हैं। तो फोकस यही था कि टीम अच्छा परफॉर्म करता है, जितना हम मैचेस जीतेंगे तो ये लोग फिर वापस आएंगे। तो 3-4 साल हमें लगे इस चीज़ को वापस लेके आने में, लेकिन ये है कि वो टाइम बड़ा मुश्किल टाइम था। और फिर एक दफ़ा आप लीड करना स्टार्ट हो गए ना, एकदम से आपको लीडिंग रोल मिल गया। उम्र भी 2013 में आपने आखिरी टेस्ट मैच खेला, 2016 में आपने आखिरी ODI खेला, और 2016 में ही आपने आखिरी T20 खेला। क्या आप समझते नहीं कि उमर गुल को 2020-21 तक क्रिकेट खेलनी चाहिए थी? मैं तो समझता हूँ खेलनी चाहिए। आई थिंक रिटायरमेंट मैंने 36 आई थिंक आई वाज 36 तो अर्ली कह सकते हैं। बिकॉज आपने अभी बताया था कि ऑफ द रिकॉर्ड के इंजी भाई ने आपको बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया टेस्ट क्रिकेट में। तो जेमी एंडरसन इज राइट नाउ प्लेइंग फॉर इंग्लैंड एंड ये ऑलमोस्ट हैव 685 विकेट्स। लाइक इसमें मैं ये कहूँगा कि जब इंजरी मुझे हो गई 2013 में, नी प्रॉब्लम मुझे हो गई, मैंने ऑपरेट किया उस चीज़ को, फिर वापस आया, तो उसमें मेरी अपनी भी गलती थी कुछ। लाइक जो उस टाइम पे हमारे जो बोर्ड्स के लोग थे उन्होंने भी अच्छी तरीके से मुझे मेरा टेक केयर नहीं किया। मैं ख़ुद भी थोड़ा सा लेज़ी हो गया, जो रिहेब था मेरा वो उस तरीके से नहीं हुआ। तो फिर जब मैंने कम बैक भी किया, इवन उसके बाद भी मैंने मैचेस जिताए, हमेशा से कम बैक पे मैंने मैचेस जिताए, अच्छे परफॉर्मेंस दिए। लेकिन जो एक एक्सपेक्टेशन थी कि आप 100% फिट रहो, ऑपरेशन के बाद जब मैं आया तो थोड़ी सी मुझे जो ना लिम्प शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से सेलेक्टर सोच रहे थे कि यार ये तो इंजर्ड है। तो वही ऑन एंड ऑफ, कभी दर्द होता था कभी नहीं होता, इसकी वजह से थोड़ी सी परफॉर्मेंस भी फ़र्क पड़ा। और एक टाइम आया
कि टीम से भी मैं दूर हो गया। फिर कोशिश की कि डिफरेंट फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल लूँ, लीग्स खेलूँ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वगैरह अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहे थे। फिर एक जगह पे मुझे चांस लग रहा था कि टेस्ट क्रिकेट में मैं हो सकता है मैं टेस्ट टीम में वापस आ जाऊँ, क्योंकि उस टाइम पे हमारे जितने भी एक्सपीरियंस लड़के थे, आमिर छोड़ के चला गया, वहाब छोड़ के चला गया, तो एक्सपीरियंस लड़का नहीं था। तो मुझे लग रहा था कि मैं कम बैक कर सकूँ। मैं 3-4 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेलता रहा। डिपार्टमेंट से मैं इनिंग्स में 20-20, 25-25 ओवर भी करता था, कोई इशू नहीं था, लेकिन मौका नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा कि इट्स बेटर। पाकिस्तान को मुश्किल वक्त में मदद देने वाला उमर गुल 2007 का टॉप विकेट टेकर, 2009 का टॉप विकेट टेकर, 2011 में भी आप टॉप 10 में थे आई थिंक सो। ओडीआई वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, क्या उमर गुल इतना डिजर्व नहीं करता था कि उमर गुल को बुलाया जाता, एक आध ओडीआई दिया जाता और उसको फेयरवेल दिया जाता कि इंस्टेड ऑफ डिपार्टमेंट की गेम में आप बाहर जा रहे हैं? आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट है। इस मेरे अलावा भी हमारे काफ़ी स्टार क्रिकेटर्स ऐसी है कि जिनको बड़े बल्कि मौका दिए नहीं कि इनको फेयरवेल मैच दे जाते, या इसके जिनको जो सर्विसेज है कि अच्छी तरीके से उसको फेयरवेल मैचेस खिलाए, उनको सी ऑफ करे। होना तो चाहिए इस तरह के। आपने जितने भी हमने दूसरे कंट्रीज़ में भी, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में देखा स्टीव वॉ को जिस तरह उन्होंने आखिरी मैच दिया है, या बाकी जो कंट्रीज़ में है ये चीज़ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे नहीं है। लेकिन स्टिल हम उम्मीद कर रहे हैं कि अपकमिंग जब आगे जो हमारे जो प्लेयर्स होंगे, जो अच्छे प्लेयर्स होंगे, जो टॉप परफॉर्मर होंगे, आई होप कि ये एक सिलसिला शुरू हो जाए और उनको इस तरह के फेयरवेल मैच देना शुरू करें। तो स्टिल आई थिंक उस चीज़ को वैसे होना चाहिए उमर भाई, होना चाहिए, हर जगह पे होते हैं। मुझे कल याद है राशिद लतीफ़ साहब बात कर रहे थे आपकी कोचिंग के हवाले से। हम उम्मीद करते हैं आप वापस कोच बने, एडॉक नहीं बल्कि प्रॉपर, जिस तरह आपने अफगानिस्तान के साथ या कुछ और टीमों के साथ किया। तो ये कल्चर हमें खुद डेवलप करना होगा, चाहे किसी बंदे ने 10 मैच भी खेले उसको यार फेयरवेल दे दो। देखिए इसमें ये मैं ये बात नहीं कर रहा कि मुझे कोचिंग देनी चाहिए, मेरी ख्वाहिश है, ख्वाहिश मेरी भी है, टू बी ऑनेस्ट ख्वाहिश मेरी भी है कि मैं पाकिस्तान की कोचिंग करूँ, और इट्स अ ग्रेट ऑनर। और जो 2 सीरीज़ मैंने किए वो भी एक ऑनर के लिए किया, और क्योंकि पाकिस्तान की वजह से मैं अगर आज आप मेरा इंटरव्यू करो तो जस्ट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान ने मुझे ये इज़्ज़त दी है, तो मेरे पे भी पाकिस्तान के एक हक बनता है कि जब इन रिटर्न में मेरी जो खिदमात है मैं उनको दे सकूं। तो वो एक ऑनर के लिए मैंने 2 सीरीज़ किए थे। मुझे फ़ोन आया था चेयरमैन साहब का, तो उन्होंने कहा कि यार इस टाइम पे हम बच्चों के लिए जो ना कोच चाहिए, बॉलिंग कोच, तो मैंने एक्सेप्ट किया और बड़े ऑनर की बात थी। लेकिन जो भी बनता है, जो भी आता है, उसको एक पूरा टाइम मिलना चाहिए, वो चाहे वो मैं हूँ या आप हो, वॉट एवर जो भी हो, आप उनको पूरे एक टाइम दो ताकि उनके जो प्लेयर्स के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बन सके, उसका जो एक माइंडसेट है कि वो क्या करना चाहता है, उसके क्या गोल्स है, तो मेरे ख्याल से पूरा टाइम देना चाहिए। और बहुत से कैप्टन्स के साथ आप खेले उमर भाई, कौन सा कप्तान आपको बहुत अच्छा लगा जिसने उमर गुल को सही यूटिलाइज़ किया हो? यूटिलाइज़ की तो टू बी ऑनेस्ट लाइक जो मैंने ज़्यादा इंजॉय किया, यूनुस भाई के साथ ज़्यादा इंजॉय किया, क्योंकि वो ऐसा ही था ना, ऐसा बंदा था कि वो आपको फ्रीली आपको छोड़ देते कि जाओ अपना करो, जो आपके बेस्ट पोटेंशियल है, जो आपको आता है आप एक्सप्रेस करो अपने आप को। वो बाकी कैप्टन्स भी अच्छे थे, लाइक मैंने इंजी भाई के साथ, लेकिन इंजी भाई के साथ तो हमारा बहुत ज़्यादा गैप था, वो उनके सामने तो हम लाइक बात भी नहीं कर सकते, एक रिस्पेक्ट वैल्यू, और उनको हम देखते थे बचपन से, तो फिर उनके साथ तो इतने वो फ्रीली हम नहीं थे। लेकिन फिर उसके बाद शेब मलिक की कप्तानी में मैं खेला हूँ, शाहिद अफरीदी की कप्तानी में खेला हूँ, उनके साथ भी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन यूनुस भाई ने जो ना हर प्लेयर्स को, लाइक अगर वो बैट्समैन है या बॉलर, उनको फ्री छोड़ देते, जो उसकी एबिलिटी है, उनके कहते कि जाओ अपनी एबिलिटी के मुताबिक खेलो। जब वो परफॉर्म नहीं करता था तब वो सामने से आते थे, फ्रंट से लीड करते कि नहीं अब आप ये करो। और इसी वजह से पाकिस्तान 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीता। उमर गुल से डिस्कशन का सिलसिला जारी है, यहाँ पर वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। उमर गुल से आखिरी हिस्से में अब बात करेंगे इनके कोचिंग कैरियर के हवाले से। उमर भाई, आप अफगानिस्तान के साथ कोच रहे और वो थोड़ा सा पेशावर से करीब भी है, और आपकी कोचिंग में उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया, इसकी क्या वजह?
सारा कुछ स्पेशली इन फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट आई एम माइंड टॉकिंग सेट की बात है, क्योंकि उनके माइंड सेट में यही था कि यार वो राशिद खान, मुजीब, नबी ये हमारे लिए परफॉर्म कर रहे हैं और टोटली रिलाई कर रहे थे अपने स्पिनर्स पे। जो आप अगर आप देखें तो पिछले दो तीन साल साल 2 साल पीछे चले जाए तो अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा स्पिनर आए, चाहे वो मिस्ट्री स्पिनर हो या लेग स्पिनर हो मोस्टली, क्योंकि रोल मॉडल राशिद खान, नबी, मुजीब भी थे, तो बाकी भी जो यंगस्टर थे वो भी चाहते थे कि यार हम स्पिनर ही बने। तो जब मेरा फर्स्ट टाइम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मुझे असाइनमेंट मिला, तो मैं उनके 2 कैप्टन थे डिफरेंट, रेड बॉल और वाइट के अलग, दोनों के साथ मैं बैठा हूँ, उनके साथ बात की कि मैं यहाँ पे मैं आऊँ, मेरा एक मकसद है, मैं सिर्फ ये नहीं कि यहाँ पे आके शेयर ले लूँ फिर वापस चला जाऊँ। मैं अगर आपके साथ लॉयल्टी के साथ काम करूँ तो आप लोगों ने इस चीज़ पे एग्री करना है कि अब से लेके, क्योंकि आगे एशिया कप आना था, वर्ल्ड कप आना था, तो आप लोगों ने स्टार्ट करना है मिनिमम 3 पेसर तो खेलनी चाहिए, क्योंकि उससे पहले वो एक पेसर के साथ जाते थे या ऑलराउंडर के साथ। तो खैर एनीवे उन्होंने वो उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, मेरे साथ एग्री हो गए और 3 पेसर खिलाने शुरू किए। और अब अल्हम्दुलिल्लाह अब आप ये देखें उन्होंने रिसेंटली उनकी जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्म करना ना करना वो अलग बात है, लेकिन अब वो रेगुलर अपने 3 पेसर खिला रहे, नए बॉल से अपने पेसर के साथ कर रहे हैं, उनको सक्सेस भी मिल रही है, कामयाबी भी मिल रही है, और प्लस ये कि पीछे अब उनके पास एक लॉट आ गया है, तकरीबन 5-6 बॉलर उनके पास ऐसी है कि जो अपकमिंग डेज़ में नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या वो रेडी है। तो मेरे ख्याल से एक माइंडसेट की बात है, और जब मेरा उनके साथ टेन्योर जब ख़त्म हो गया तो मैं हर परफॉर्मेंस को अपने साथ रखता था। तो 19 मैचेस वो खेले थे। आपकी भी रेड बुक है? मैं अपने वो करता था, हर चीज़ में अपने साथ नोट करता। तो जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया तो मेरे कप्तान कोचिंग में जब तक मैं उनके साथ था 19 मैचेस खेले, जिसमें 16 T20 थे और 3 ODIs थे। तो 19 मैच में 59 पेसर्स ने आउट किए, और उनके जो ICC रैंकिंग में टॉप 3 रैंकिंग में राशिद और नबी थे, नबी ऑलराउंडर और राशिद खान बॉलर। तो स्पिनर के 58 आउट थे। वो भी लगी, इतना बड़ा नाम राशिद, तो मुजीब उसके साथ। अब इन बिटवीन द मेरे टेन्योर के उनके साथ जब तक था, ये मेरे ख्याल फारूकी वगैरह उसी वक्त जो है ज्यादा इमर्ज हुए। फारूकी उससे एक सीरीज पहले खेला था, लेकिन उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ की बात करना, जब आप किसी को अपॉर्चुनिटी देते हो, चांसेस देते हो या उन पर ट्रस्ट करते हो, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बीइंग अ कैप्टन आपने प्लेयर्स पे ट्रस्ट करना है। जब आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करते तो वो आपके लिए परफॉर्म नहीं कर सकता। तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली, कप्तान ने उन पर ट्रस्ट करना शुरू किया, तो एंड ऑफ द डे ये हुआ कि फास्ट बॉलर्स के परफॉर्मेंस जो विकेट थे वो स्पिनर से ज़्यादा थे। दौलत ज़ादरान अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम उनको देखते होते हैं, उनका कोई चांस है कमबैक का? ऐसे मुझे याद आ गया, वो अभी मैंने उनको कहा मुझे 2-3 महीने पहले कि आप आके इंटरव्यू दें। उन्होंने कहा अफगानिस्तान टीम से जो है ना वो मीडिया वालों से जो है परमिशन लेनी पड़ेगी, तो वो कह रहे थे अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, शायद कमबैक हो जाए। आई थिंक उसको बीच में थोड़ी सी इंजरी प्रॉब्लम हो गई थी, काफ़ी वो उसने फिर रिहेब वगैरह भी किया, लेकिन 2-3 साल से तो मैंने उसको नहीं देखा, ना प्रैक्टिस करते हुए देखा। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि अभी उनके साथ एक लॉट ऐसे तैयार हो गया है कि पीछे उनके पास है 4 से 5 बॉलर रेडी है कि जो वाइट बॉल और रेड बॉल खेलने के लिए रेडी है। तो मेरे ख्याल से दौलत ने अगर कम बैक करना तो पहले तो उसने अपनी फिटनेस को शो करना होगा, प्लस फिर उनके जो भी क्राइटेरिया डोमेस्टिक में वो जो आपकी परफॉर्मेंसेज है वहाँ पे उसको करना होगा। एज भी निकल रही है उनकी। एग्जैक्टली मुझे उसकी एज का तो नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा टफ है दौलत के लिए। अच्छा सर, हम देखते हैं कि अफगानिस्तान का आखिरी सवाल करूंगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो क्राउड होता है ना वो बाज़-औक़ात गुत्थम गुत्था हो जाता है, लेकिन आपका, और क्योंकि वो लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है, ज़्यादातर लड़के भी पेशावर में ही खेले, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और बीइंग ए प्रोफेशनल कैसा वहाँ पे माहौल देखा आपने? प्लेयर्स के साथ तो काफ़ी सारे लड़के ये थे कि हमारे साथ पेशावर में खेले भी है, नबी वगैरह हो गया, शहजाद हो गया, या ये बाकी जो लड़के थे नजीब वगैरह, ये ज़्यादातर पेशावर में खेले भी है। जब मैं भी खेलता क्रिकेट तो ये लड़के हमारे साथ खेले भी हुए हैं। और एक तो जिस तरह आपने कहा कि लैंग्वेज बैरियर का भी कोई मसला नहीं था, उससे पहले उनके साथ मोस्टली फॉरेनर कोचेज होते थे, इंग्लिश बोलते थे, तो उनको भी समझ नहीं आती थी, क्योंकि जिस तरह के हालात थे, IDPs ये बेचारे कभी अफगानिस्तान कभी पाकिस्तान ये रहे, तो वो इतने वेल एजुकेटेड भी नहीं है, तो हार्डली बड़े मुश्किल से कुछ लड़के तो वो उर्दू भी उनको समझ आ रही है।
तो पश्तो ही बोल देते। तो एक तो ये उनके लिए ईजी था कि मैं उनके साथ पश्तो में बात करता था। और सेकेंडली वो दूसरा मैं भूल गया मैंने माइंड मतलब कि बाहर वो तमाशाइयों के साथ लड़ाई होती रहती है। थोड़ी सी ये आई थिंक थोड़ी सी बदकिस्मती है, क्योंकि जब भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच होता है तो वो क्राउड उनका रिएक्शन कुछ डिफरेंट ही होता है। अफगानिस्तान स्पेशली अफगानिस्तान की क्राउड का हमारी तरफ से तो ऐसा सच कुछ भी नहीं होता, लेकिन अब आई डोंट नो कि वो क्यों इतना सीरियस लेते हैं। जो इंसिडेंट हुए 19 के वर्ल्ड कप में और फिर एशिया कप में जिस तरह का इंसिडेंट हुआ है तो नहीं होना चाहिए। लाइक हम एक नेबर कंट्री है, आना जाना है हमारा, और इस तरह के इंसिडेंट होने नहीं चाहिए। फिर जब अभी जो वर्ल्ड कप हो रहा था T20 का, तो हमने मैसेजेस भी पास ऑन किए थे कि जो स्पेशली जो फैंस है उनको इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है कि जब आप इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो फिर पीछे जो नीचे लेवल के जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे जिस तरह फिर उनके पकड़ दकड़ होती है तो प्रॉब्लम उनको हो जाती है। मोस्टली ये वो लोग इस तरह के हरकत करते जो अफगानिस्तान से बाहर या पाकिस्तान से बाहर होते, जो स्पेशली अफगानी ओवरसीज़ होते, तो वो इस तरह की हरकतें करते। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ पे अभी रिसेंटली जब हम जो बायलैटरल सीरीज भी खेले तो काफ़ी फ्रेंडली माहौल में खेले, और प्लेयर्स तो एक दूसरे के साथ वैसे भी बहुत ही अच्छे हैं। राशिद आता है तो लगता है इधर का ही है अच्छे, लेकिन फैंस की तरफ से प्रॉब्लम, तो बड़ा अच्छा एक माहौल में हम खेले। और भी आप पाकिस्तान के भी कोच रहे कुछ 1-2 सीरीज़ के लिए, तो पाकिस्तान की पेस बैटरी के हवाले से आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान के पास पेस बैटरी अभी ऐसी मौजूद है कि हम वर्ल्ड कप और एशिया कप में कुछ सरप्राइज़ देंगे? मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त हमारी जो पेस बैटरी बहुत ज़बरदस्त है, स्पेशली वाइड बॉल में, चाहे वो वनडे हो या T20। सरप्राइज़ का हम काफ़ी एक्सपेक्टेशन है अपने प्लेयर से, वो आपको जिता सकते हैं। जिस तरह के अब यहाँ पे वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में, तो कंडीशन तो हमें काफ़ी सूट कर रहा है, और फिर लिमिटेड ओवर में हमारे पास ऐसे बॉलर्स हैं कि वो आपको मैचेस जिता सकते हैं। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से हम देख रहे हैं कि विटिलिटी ब्लास्ट में वो बैट्समैन बन गए हैं, बॉलिंग जो है वो उस तरह नहीं कर रहे। उमर भाई, आप क्या समझते हैं कि उनको क्या करना चाहिए कि उनका जो पेस है वो वापस लौट आए? क्योंकि बॉल तो वो इन स्विंगर ही करते हैं और उनका इन स्विंगर पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर है, लेकिन अब वो 140-45 से जब इन स्विंगर नहीं करेंगे, वो स्पीड गिर जाएगी, तो फिर ईजिली कोई भी बैट्समैन, मैं तो समझता हूँ 7वें नंबर पे आप भी आके ना इन स्विंगर अगर कोई आपको 130-35 पे करवाता तो आप भी उस ज़माने में मारते होते थे, क्योंकि एक ईजी डिलीवरी हो जाती है, आप समझ जाते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि शाहीन अफरीदी को अब क्या करना चाहिए कि ताकि उनके पास पेस वापस आए? मेरे ख्याल से शाहीन स्टिल यंग, अभी भी यंग है, अभी 22-23 साल उसकी एज है, और वो वापस अपने वो जो पुराना उसका रिदम था उसमें आ सकते हैं, क्योंकि इंजरी के बाद बड़ा मुश्किल होता है फास्ट बॉलर के लिए कि वो वापस आए और उसी पेस से जो ना आप फ्रॉम द फर्स्ट ओवर टिल द लास्ट ओवर आप उसी पेस के साथ आप बॉल करो। बड़ा मुश्किल होता है, अच्छे रिहाब लुक आफ्टर करना होगा अपने आप का। और सेकेंडली मेरे ख्याल से इन बिटवीन जब वो इंजरी से बाहर होके आया है तो मोस्टली वो T20 खेला है या वनडे बहुत कम खेला है। तो एक तो ये कि उसको अगर मौका मिले टेस्ट क्रिकेट के या फर्स्ट क्लास, अगर फर्स्ट क्लास उसको ज़्यादा खेलनी चाहिए, ताकि उसके जो बॉडी का जो एक प्रेशर है, उसके जो जिस तरह आप बात कर रहे कि लेटर ऑन उसका पेस गिर जाता है 135-136 पे आ जाता है, तो अगर वो वापस 4 डे क्रिकेट शुरू करे या टेस्ट क्रिकेट, तो जाहिर बात है कि आप लंबे स्पेल करते हो तो आपकी बॉडी उसके लिए रेडी हो जाती है, आपका पेस वापस आ जाता है, आपका रिदम वापस आ जाता है। तो मेरे ख्याल से मैं उसको एडवाइस करूँगा कि रेड बॉल खेले, ये वाइट बॉल के साथ साथ अगर वो वापस रेड बॉल पे फोकस करे तो मेरे ख्याल से उसकी पेस वापस आ सकती है। क्योंकि अभी वो उमर भाई 22-23 साल का है, पेस तो वैसे गिरती है जाके 30 के बाद, लेकिन वो 22-23 साल में अगर उसकी इंजरी की वजह से पेस गिर गई है तो ये 30 में तो 125 भी नहीं रहेगी। नहीं, मेरे ख्याल से वो जिस तरह मैंने कहा कि उसको वापस अपने पेस के लिए और अपने फिटनेस के लिए उसको रेड बॉल खेलनी होगी, क्योंकि लोग समझते हैं कि उस पर बर्डन हो जाएगा, लेकिन पिक एंड चूज करके एग्जैक्टली कि आप, लेकिन एक चीज़ ये है कि लोड को आप किस तरह देखते हो, उसको लेके जाते हो, क्योंकि आपके पास ट्रेनर है, आपके पास फिजियो है, तो वो हर चीज़ को मॉनिटर करते हैं। आपके डेली रूटीन के जो भी एक्सरसाइज होती है वो डे ऑफ पे आपको पास ऑन करते हैं, वो आपको मैसेज देते हैं और वो लुक आफ्टर कर रहे हैं प्लेयर्स की। टू बी ऑनेस्ट मैंने अभी 1 सीरीज़ 2 सीरीज़ की है, तो वो सब कुछ मैनेज करते हैं लोड को। लेकिन अगेन शाहीन को रेड बॉल खेलनी होगी,
ताकि वो उसके जो जो ठीक। फिटनेस है और पेस वापस आ जाए। और भाई आखिरी सवाल करूंगा, उसके बाद आपके पास रैपिड फायर करूंगा आपके साथ। ये बताएं, बाबर आजम की कैप्टनसी के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठते हैं, जब इवन आजकल तो नहीं उठ रहे, लेकिन जब वो कप्तानी करते हैं जो इनको एक फॉर्मेट में होना चाहिए, एक में नहीं होना चाहिए, बीइंग ए कैप्टन उनको आपने कैसा पाया? आई थिंक लाइक प्रेशर नहीं लेना चाहिए उसको। वो जितना बड़ा प्लेयर है, जिस तरह वो परफॉर्म कर रहा है फ्रंट से, मेरे ख्याल से उसको प्रेशर नहीं लेना चाहिए। ज़ाहिरी बात है कि वो बेचारे का हर कोई भी चीज़ लाइक ऊपर से नहीं आ जाती कि आप कैप्टनसी शुरू करो तो आप बहुत कम प्लेयर ऐसे होते हैं कि जो उनमें गट्स होते हैं या नेचुरल वो कैप्टन होते हैं। तो हर चीज़ में आपको सीखने का मौका मिलता है, हर दिन आप नई चीज़ सीखते हो। तो बाबर आजम भी है, उसको लाइक मेरे ख्याल से पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी चाहिए, पॉजिटिव कप्तानी करनी चाहिए, और जितनी देर वो कप्तानी करता रहेगा वो सीखता रहेगा। स्टिल लाइक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक। अच्छा उमर भाई, मैं एक शख्स का नाम लूँगा और आपने आपके जहन में जो भी आएगा आपने अब बोलना है। ये आखिर में हमारा सेगमेंट है। इमरान खान, लेजेंड। शोएब अख्तर, आप कह सकते कि फास्टेस्ट एवर। MS धोनी, कूल। शेन वॉटसन, शेन वॉटसन गुड ऑलराउंडर। दिल का रत्न दिलशान। स्कूप। और आपके साथ भी उसका स्कूप हुआ था। मोहम्मद आसिफ, वन ऑफ द बेस्ट सीम बॉलर। मोहम्मद आमिर, वेरी इंटेलिजेंट एंड लाइक आप कह सकते कि स्किलफुल। जो रूट, वन ऑफ द बेस्ट रेड बॉल प्लेयर। विराट कोहली, अपकमिंग लेजेंड ऑफ द गेम। एंड बाबर आजम, अगेन लेजेंड की लाइन में। अच्छा मैं दो ऑप्शन आपको दूंगा, आपने एक कोई चूज करना है, सरफराज या बाबर? तो किस लिहाज से? कैप्टनसी। सरफराज। मोहम्मद यूसुफ या मोहम्मद रिजवान एज ए मिडल ऑर्डर? मोहम्मद यूसुफ ऑफ कोर्स। ऑब्वियसली। शेन वॉटसन या फिर शेन वॉन या सईद अजमल? शेन वॉन। गुड चॉइस। मोहम्मद आमिर या शाहीन अफरीदी? आमिर। MS धोनी या रिकी पॉन्टिंग? आई थिंक MS धोनी। मोहम्मद आसिफ या शोएब अख्तर? दोनों के अपने स्किल्स है, लेकिन शोएब अख्तर। मोइन अख्तर या फिर मोइन अख्तर लेके मोइन खान या फिर मोहम्मद रिजवान एज ए विकेट कीपर? मोइन खान। सईद अनवर या फिर बाबर आजम? आई थिंक रिसेंटली तो बाबर है, लेकिन जो रोल मॉडल वो सईद अनवर। बहुत बहुत शुक्रिया उमर भाई, हमारे पास बहुत बड़ा रैपिड फायर था लेकिन हमारे पास वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, और बहुत अच्छा लगा आपसे डिस्कशन करके। उमर गुल हमारे साथ मौजूद थे और आज ईद का प्रोग्राम हमने उमर गुल के साथ किया। और उमर भाई एक दफ़ा फिर आपको ईद मुबारक, और कोई पश्तो में अगर मैसेज देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। पश्तो में ये मैसेज है कि बस टोल द अख्तर मुबारक शी, और अल्लाह ताला दी जमुगा चिकन दा कुर्बानी दी अल्लाह दी कबूली की, और अल्लाह ताला दी चिकम बल का अल्लाह भी देना ज़्यादा मुंगला रहा कि दीना नोरम खतरी की सारा कुर्बानी को, और आस पास की चुसम खलक भी अड़ोस पड़ोस भी दागे ज़्यादा ख्याल साथी। बहुत बहुत शुक्रिया उमर भाई, थैंक यू।